बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और जो ख़ास तौर पे जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स थे, जो इंग्लिश का पेपर दे चुके हैं, उनके इर्द गिर्द जो मायूसी और गिर्द के बादल छाए हुए थे वो कुछ कम हो चुके होंगे। तो उसी पेपर के हवाले से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। तो मेरा आप लोगों को प्रीवियसली भी ये मशवरा था, आज फिर मैं उसी बात से शुरू करूँगा कि ये कोई एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है लेक्चर की पोस्ट जो है। तो अगर आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल। इसको हरगिज़ दिल पे मत लें। हर नाकामी जो है वो एक अगली कामयाबी का ज़ीना होती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपने इसी पोस्ट को ही अपना टारगेट बनाना है तो आप इसी को भी जो है इसी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में मशवरा दिया था कि पीपीएससी के थ्रू आने वाली किसी भी स्केल की जो पोस्ट है वो भी एक अच्छा कैरियर हो सकती है, हाँ वो कौन सा भी स्केल है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आप लेक्चर के लिए दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। और कम से कम आपको पेपर के पैटर्न का अंदाज़ा हो गया होगा कि इस दफ़ा पेपर कैसा है, तो अगली दफ़े की तैयारी के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अच्छा, पेपर के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे लर्नर्स व्यूअर्स जो हैं वो फेसबुक पे मुझे कमेंट करते रहें, टच करते रहें, इस पे यूट्यूब चैनल पे भी करते रहें, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉल भी आती रही हैं और इन पे बड़ी डिस्कशन होती रही है। ख़ास तौर पे मेरी उस प्रीवियस वीडियो के बाद जो मैंने पेपर के फ़ौरन बाद एक अपलोड की थी जिसमें इंडियन क्वेश्चंस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो मेरे साथ नाराज़ हैं कि जी आपने पेपर को मुश्किल नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था, कंपैरेटिवली इजी था। तो देखें, मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पेपर वाकई ही इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस सवाल थोड़े टेक्निकल वे में पूछे गए थे, आप यूँ कह लें कि घुमा फिरा के पूछे गए थे। और वो जो 9 सवाल जो हैं सब कॉन्टिनेंट लिटरेचर, या आप कह लें कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, या डायरेक्टली इंडियन लिटरेचर को जो है टच कर रहे थे, वो क्वेश्चन कोई ख़ास बैलेंस नहीं थे। अगर हम लिटरेचर की ब्रॉडर सेंस में देखें तो वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हिस्सा हैं, सब कॉन्टिनेंट लिटरेचर का हिस्सा हैं, वर्ल्ड लिटरेचर्स का हिस्सा हैं। और अगर हम अपनी पर्सनल उसमें पर्सपेक्टिव में देखें तो यकीनन इंडियन राइटर्स के 9 सवाल इंक्लूड करना और किसी भी पाकिस्तानी राइटर को इंक्लूड ना करना, उनका सवाल इंक्लूड ना करना, हालांकि हमारे पास बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। बेप्सी सिद्वा का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, और अहमद अली का नाम जो है वो एक बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करें या पाकिस्तान लिटरेचर की बात करें तो मुनीज़ा हाशमी, कामिला शमसी, ये लोग मौजूद हैं। तो इन लोगों को, इन राइटर्स को टोटली इग्नोर किया गया, और इंडियन राइटर्स के 9 सवाल जो हैं ये मेरे ख्याल में बैलेंस चीज़ नहीं थी। आई पर्सनली डिसएग्री विद दिस आइडिया कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इंडियन आथर्स के डाल लें। अच्छा, उसके बाद जो है एक जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात होती रही कि जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स एडिशनल दिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश वालों को भी इस तरह से किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स भी की हैं पीपीएससी को। हमारे मेरे एक सीनियर हैं प्रोफेसर सैफुर रहमान साहब, उनका अपना चैनल है इंस्पायर लर्निंग के नाम से। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने डायरेक्टली चेयरमैन को मुखातिब किया है, पीपीएससी के चेयरमैन को। तो मैंने भी इस हवाले से हमने मेल्स की हैं, हमने पीपीएससी से कांटेक्ट किया है कि एज अ टीचर जो है हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये स्टूडेंट्स के साथ एक अनफेयर डील है कि आपने पेपर को इतना इम्बैलेंस बनाया। तो लास्ट पेपर में हमने सिर्फ इंडियन क्वेश्चंस को टच किया था। ये जो एक पेपर बाहर स्टूडेंट्स के पास सोशल मीडिया पे फिरता रहा, जिस पेपर की जो कैटेगरी है वो सी थी, उस पेपर को मैंने जो है लिया। तो उसके फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, तो मैंने उनको आपके साथ डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि प्लीज़ डू नॉट लाफ एट दोज बैगर्स। ये एक प्रिपोजिशन का जो है वो एमसीक्यू था, तो ये आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, लाफ एट होता है। जो दूसरा क्वेश्चन था, साउंड्स यूजुअली एसोसिएटेड विद लेटर्स सच एज फ सा व गा इन विच एयर पासिस थ्रू अ नैरो कंस्ट्रिक्शन दैट causes air flow turbulently and creates a noisy sounds। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कि ये
शायद प्लोसिव्स हैं, तो ये प्लोसिव्स नहीं, ये फ्रिकेटिव्स हैं, फ्रिक्शन के ज़रिए ये आवाज़ें पैदा होती हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन था नॉर्मल फोनोलॉजिकल डेविएशन दैट चिल्ड्रन मेक व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड्स एंड वर्ड्स आर रिफर टू एज फोनोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चंस को यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो दो आंसर दिए हुए हैं उन्हें आप एक्सक्लूड कर दें कि ये दो तो इसका जवाब नहीं हो सकते, और बाकी दो में से जो है वो किसी एक नज़दीकी तरीन को आप कंसिडर कर लें। तो ये दोनों सवाल जो हैं उस फार्मूले के तहत बड़े इजीली सॉल्व होते थे कि पहले क्वेश्चन में एलोफोन्स और आर्टिकुलेशन डेफिनेटली नहीं है, तो बाकी फ्रिकेटिव और प्लोसिव रह गए, तो इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना आसान था। इस तरह से ये इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल फोनोलॉजिकल डेविएशन क्या होती है जब बच्चे बोलने के वक्त करते हैं, तो वो फोनेटिक्स भी नहीं होती, जार्गन्स भी नहीं होती और स्पीच एरर्स भी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये फोनोलॉजिकल प्रोसेस ही था। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों, ये जो लिंग्विस्टिक्स के ये दो सवाल आए हैं, ये एक वेबसाइट है www.wps.prenhall.com, वहाँ पे किसी बुक के जो है ना ये क्वेश्चन वहाँ से ये लिए गए ये दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्रॉटेस्क, तो ये डेफिनेटली ग्रॉटेस्क का एंटोनिम ग्रेसफुल हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है देयर वाज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट टॉमस हार्डीज नॉवेल्स टेस्ट एंड जूड द ऑब्स्क्योर बिकॉज ऑफ व्हाट इन देम, तो इसकी चार ऑप्शन जो हैं ऑब्सिनिटी, वायलेंस, अबनॉर्मेलिटी और हेरेसी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑब्सिनिटी था, और ये भी उसी वेबसाइट से लिया गया था competoid.com, competoid.com। ठीक है, competoid.com से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टोरेशन पीरियड सा द राइज ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो ये competoid.com की साइट से ये भी क्वेश्चन लिया गया था, इसका आंसर भी वहाँ पे, और इन्हीं ऑप्शंस के साथ जिन चार ऑप्शन की तरतीब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ और जो पेपर में दी हुई है सिमिलरली उसी तरतीब के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द नावल्स ऑफ आर के नारायण आर सेट इन मद्रास, मालगुदी और मानू माजरा एट्सेट्रा, तो इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने गलती से मद्रास कह दिया था, इसका आंसर जो है वो मालगुदी है, और ये भी competoid.com से ही क्वेश्चन लिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ propounds द थ्योरी ऑफ फैंसी, इमेजिनेशन, प्रोज और पोएटिक डिक्शन, तो ये पोएटिक डिक्शन की थ्योरी है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो उसी वेबसाइट से लिया गया था competoid.com से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पोएटिक क्वालिटी ऑफ जॉन कीट्स एंड टेनिसन, तो ये भी उसी ही वेबसाइट से लिया गया था, और इसका वहाँ पे आंसर जो है वो पिक्टोरियल एलिमेंट दिया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर असाइंड टू 13 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड बाय हॉकेट इन 1960, तो ये जो पहले मैंने आपको वेबसाइट बताई है wps.pearson.co.uk, ये वहाँ से ली गई है, ये पेयरसन की कोई बुक है और उसके रिव्यू में से ली गई है। ओके, देन when the baby is 3 months old he or she can produce velar sound like kaga and vowels like au, this stage is known as, तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, babbling ये स्टेज कहलाती है। how many plays did William Shakespeare write, तो ये इस पे 37 और 38 की डिबेट चलती रहती है। ठीक है, who was the main contributor to the linguistic period, तो ये डेफिनेटली चॉम्स्की है। ठीक है, और ये भी उसी वेबसाइट से लिया गया है pearson.co.uk से। ठीक है, ओके जी, क्लोज शेव्स मीन, ये नैरो स्केप होता है, कुछ लोग इसको हेयर्स ब्रेड भी कह रहे थे, बट ये नैरो स्केप इसका ज़्यादा बेहतर मीनिंग है। लॉर्ड बायरन बिलोंग्स टू विच पीरियड विच एज, तो ही बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज। देन कम्स Marlowe simply prepared the way for the master who was to follow, who is the master referred to in this remark, तो ये भी competoid.com से लिया गया, और डेफिनेटली ये तो बड़ा मशहूर सवाल है कि वो मार्लो ने जो शेक्सपियर का रास्ता सीधा किया था। ठीक है, देन 2 words with closely related meanings, तो synonyms very simple, Aurobindo Ghosh The Savitri is an epic of यूनिवर्स, सोल, माइंड, हेवन, ये इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन है और ये भी उसी ही वेबसाइट से लिया गया है, तो ये उसकी एपिक ऑफ सोल है। और देन कम्स
Which of his novels Lawrence dealt with the psychological phenomena known as Oedipus complex? तो ये सन्स एंड लवर्स में से क्वेश्चन है और उसी ही वेबसाइट से लिया गया ये क्वेश्चन भी, compitoir.com. What is meant by etymology? तो etymology ये स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स होती है, अल्फाज का जो ओरिजिन है उनकी स्टडी होती है. ओके जी. बेकन्स एसेज आर रिगार्डेड एज अ कंपेंडियम ऑफ वर्ल्डली विजडम. ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन सवाल ये भी वहीं से लिया गया है. मैंने ये नीचे लिंक्स शेयर कर दिए हैं, compitoir.com. द ओल्ड वाइव्स टेल इज़ अ नावल बाय आर्नल्ड बैनेट. ये कोई कॉमनली नोन क्वेश्चन नहीं है आर्नल्ड बैनेट के बारे में, एटलीस्ट मैंने नहीं पहले पढ़ा था. ठीक है, और ये भी वहीं से लिया गया है, compitoir.com से. ओके जी. देन कम्स द क्वेश्चन, हिज वर्स इज सेंशुअस एंड पैशनेट एंड इट्स बेस्ट सिंपल, दस अकॉर्डिंग विद मिल्टन्स फेमस डेफिनेशन. अबाउट होम हैज़ दिस बिन सेड. कि ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये वॉल्ट विटमैन के बारे में कहा गया है, और ये भी उसी compitoir.com से ही लिया गया था ये सवाल. ओके जी. इन अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रैंक्ड बाय नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, L1 स्पीकर्स. ठीक है, वेयर डज इंग्लिश कम? तो नेटिव स्पीकर्स के हवाले से अंग्रेज़ी जो है ये दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है नेटिव स्पीकर्स के हवाले से, और पहली बड़ी ज़बान जो है वो चाइनीज़ है, मैंड्रिड चाइनीज़. ठीक है. हु रोट मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर? तो ये वर्ड्सवर्थ की बड़ी मशहूर लाइन है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था. एमिली ब्रोंटे रोट ओनली वन नावल एंटाइटल्ड. तो एमिली ब्रोंटे का एक ही नावल है, वुदरिंग हीट्स. ठीक है, लेकिन ये सवाल भी वहीं से लिया गया है, compitoir.com से. ओके. फेरी क्वीन इज़ एन पोइम. तो ये मोस्ट रेलेवेंट आंसर जो है ये एलिग्रिकल पोइम है. जॉर्ज एलियट इज़ द पेन नेम ऑफ मैरियन एवंस. ये लकीली मैंने कोई 2-3 हफ्ते पहले अपने स्टूडेंट्स को बताया था, ये जॉर्ज एलियट का नाम भी और जॉर्ज ऑरवेल का नाम भी. तो ये मैरियन एवंस का पेन नेम था, जॉर्ज एलियट. और द साउंड मेड विद एयर पासिंग थ्रू नोज एंड मेकिंग एनजी साउंड ऑफ सिंग इज कॉल्ड वेरी सिंपली नेजल साउंड. तो ये फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, इन 30 क्वेश्चन में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी, ये फर्स्ट 22 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन जो है ना ये मुख्तलिफ नहीं, 2 मेन वेबसाइट से लिए गए थे. एक को जो मैं रिपीटेडली बोल रहा था compitoir.com, और दूसरा वो pearson.co.uk. तो ये देखें, इतने ज़्यादा सवाल जो हैं, 16 सवाल पहले 21-22 सवालों में से एक वेबसाइट से लिए गए. तो ये मेरे ख़्याल में एक अलार्मिंग चीज़ है कि जो पेपर सेटर था उसने अपने नॉलेज से, बुक्स में से या वटेवर, बुक्स भी खैर, वेबसाइट भी कुछ इतनी बुरी चीज़ नहीं है. आज के दौर में आप वेब की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यूं एक ही वेबसाइट से क्वेश्चंस उठा के दे देना और इतने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये कोई एक मज़े की बात नहीं थी. तो बहरहाल ये हमने फर्स्ट पार्ट में आज ये क्वेश्चन डिस्कस किए. तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा. तो आप प्लीज़ दिल छोटा ना करें, अभी भी आप इंटरव्यू की तैयारी रखें. मुझे लगता है कि मेरिट बारल जो है वो इतना हाई नहीं होगा, लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ. तो आप अपनी तैयारी जारी रखें. विश यू गुड लक. अल्लाह हाफ़िज़.